नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज बात होगी रूस यूक्रेन पर नाटो के नए फरमान की, स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने की परिस्थितियों की, रूस द्वारा मॉल पर हुए हमले के बाद यूक्रेन में उपजी स्थिति की, सूखे की मार झेलते इटली के किसानों की और कोंगो में मौजूदा नस्ली हिंसा की। साथ ही इसके अलावा होगा और बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। नाटो सम्मेलन में अपनाया गया मैड्रिड घोषणा, रूस को मित्र देशों की सुरक्षा और यूरो अटलांटिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए बताया सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष खतरा। यूक्रेन में रूसी हमले को आतंकवादी कार्रवाई करार दिया। नाटो ने चीन पर भी साधा निशाना, मैड्रिड घोषणा पत्र में चीन पर नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर करने का लगाया आरोप। हिंद प्रशांत में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भागीदारों के साथ मिलकर काम करने की जताई प्रतिबद्धता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोलैंड के स्थायी बेस सहित यूरोप में अमेरिकी सेना को 1 लाख तक बढ़ाने की घोषणा की। आश्वासन के बाद तुर्की ने छोड़ा विरोध। फिनलैंड और स्वीडन के नाटो गठबंधन में शामिल होने का रास्ता हुआ साफ। तीनों देशों के नेताओं ने एक संयुक्त समझौते पर किया हस्ताक्षर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो शिखर सम्मेलन को किया संबोधित, रूस के खिलाफ कार्रवाई का किया आह्वान। यूक्रेन के माइकोलाइव में एक रिहायशी इमारत पर हमला, कम से कम 4 की मौत। रूस ने विदेशी लड़ाकों के बेस को नष्ट करने का किया दावा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पहुंचे कीव, युद्ध में तबाह हुए शहर इरपिन का किया दौरा। भीषण गर्मी से बेहाल जापान, हीटवेव ने तोड़ा 150 सालों का रिकॉर्ड। गर्मी और बिजली कटौती से लोग परेशान, लगातार चौथे दिन टोक्यो का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। और आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन क्राइसिस को लेकर। रूस यूक्रेन के बीच मचे युद्ध को लेकर नाटो देश हर बैठक में इस संकट से उबरने के तमाम प्रयास कर रहे हैं जिससे शांति स्थापित हो सके। और वहीं इस बीच मैड्रिड में नाटो के नेताओं ने कहा है कि पूर्वी यूरोप में गठबंधन के बलों को रूस के खिलाफ एक प्रतिरोध के रूप में मजबूत करना मैड्रिड शिखर सम्मेलन की प्रमुख प्राथमिकता है, जिसके चलते नाटो ने अपने घोषणा पत्र में रूस को अपने सदस्यों की शांति सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। हाल के दिनों में यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर नाटो की हर बैठक में रूस के खिलाफ कुछ न कुछ कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। नाटो के सदस्य इस बार जब मैड्रिड में जुटे तो बैठक का पूरा केंद्र रूस के हमले से उपजे हालात से निपटने पर रहा। नाटो ने अपने घोषणा पत्र में रूस को अपने सदस्यों की शांति सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। इतना ही नहीं, रूस के हमले को आतंकी कार्रवाई बताया। रूसी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा, इससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता गंभीर रूप से कमजोर होती है। घोषणा पत्र में रूस पर जानबूझकर वैश्विक खाद्य और ऊर्जा संकट को बढ़ाने का आरोप लगाया गया है। रूस से तुरंत युद्ध विराम कर यूक्रेन से पीछे हटने की मांग की गई है। नाटो ने यूक्रेन को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। नाटो ने कहा कि वह रूसी खतरों का मुकाबला करेगा और उसके शत्रुतापूर्ण कार्यों का जवाब देगा। साथ ही आतंकवाद से भी लड़ने की प्रतिबद्धता जताई है। साथ ही ये भी कहा गया कि चीन नाटो के हितों की सुरक्षा और मूल्यों को चुनौती दे रहा है और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए नाटो और एशिया प्रशांत में अपने सहयोगियों की मदद भी करेगा। रूस हमारी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा और सीधा खतरा है। वर्तमान अवधारणा में हम कहते हैं कि रूस एक रणनीतिक भागीदार है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और वर्तमान अवधारणा में हम एक शब्द में चीन का उल्लेख नहीं करते हैं। इसमें सहयोगी कहते हैं कि चीन के लक्ष्य और नीतियां हमारे हितों, सुरक्षा और मूल्यों की चुनौती देते हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने नाटो नेताओं से कहा कि रूस को रोकने के लिए उन्हें और अधिक हथियार और पैसों की जरूरत है। उन्होंने कहा, यह सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ युद्ध नहीं है, बल्कि यूरोप में परिस्थितियों को तय करने के लिए जंग है। इसके जरिए रूस भविष्य की विश्व व्यवस्था को भी तय करना चाहता है।
यह यूरोप में परिस्थितियों को तय करने के अधिकार के लिए एक युद्ध है। भविष्य की विश्व व्यवस्था कैसी होगी, इसलिए यूक्रेन को हर तरह की मदद की जरूरत है। नाटो सदस्य देशों की सुरक्षा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि रूसी खतरों से निपटने के लिए पोलैंड में एक नए स्थायी सेना मुख्यालय सहित पूरे यूरोप में अपने बलों की तैनाती और सैन्य उपकरणों को बढ़ाएगा। उन्होंने सदस्य देशों की एक एक इंच की रक्षा के लिए नाटो की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, किसी एक देश पर हमला सभी पर हमला के सिद्धांत पर मजबूती से अमल किया जाएगा। ऐसे समय में जब पुतिन ने यूरोप में शांति भंग कर दी है, हम साबित कर रहे हैं कि नाटो की अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है और यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था। चीन के विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अत्यधिक सतर्क रहने और बीजिंग के एशिया प्रशांत क्षेत्र में नाटो के बढ़ते प्रभाव का विरोध करने का आग्रह किया। हाल के वर्षों में नाटो ने लगातार एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रवेश किया है। चीन के समुद्री क्षेत्र में कुछ नाटो देशों ने उकसावे का काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इससे सतर्क रहने और इसका विरोध करने की जरूरत है। मैड्रिड घोषणा पत्र में जहां एक ओर रूस को घेरने की कोशिश की गई, तो दूसरी ओर एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की सक्रियता पर भी नकेल कसने का प्रबंध किया गया है। स्पेन में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन में स्वीडन और फिनलैंड के गठबंधन में शामिल होने पर औपचारिक मोहर लग गई है। नाटो नेताओं ने बुधवार को इन दोनों देशों को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। दरअसल यूक्रेन युद्ध से पैदा हुए हालात के बीच असुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में नाटो में स्वीडन और फिनलैंड के शामिल होने पर पहले तुर्की ने आपत्ति जताई थी, लेकिन बाद में अमेरिका के दबाव में उसने यू टर्न ले लिया, जिसके बाद रूस के इन दिनों पड़ोसी देशों के नाटो में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। यूक्रेन युद्ध से पैदा हुए हालात के बाद रूस के पड़ोसी यूरोपीय देशों में असुरक्षा भाव तेजी से पनपता दिखाई दे रहा है। अब तक खुद को किसी सैन्य संगठन से दूर रखने वाले स्वीडन और फिनलैंड भी इस दौड़ में कूद पड़े हैं। यूरोपीय मूल्यों और हितों को साझा करने वाले इन दोनों देशों ने रूस की आक्रामकता से बचाव के लिए नाटो से जुड़ना मुनासिब समझा और इसकी सदस्यता के लिए आवेदन भी दे दिया, लेकिन तुर्की इसकी राह में रोड़ा बनकर खड़ा हो गया है। काफी मानमनव्वल और लंबी वार्ता के बाद तुर्की ने भी अब इसे हरी झंडी दिखा दी है, जिससे अब रूस के इन दोनों पड़ोसी देशों के नाटो में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। ये फैसला स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित शीर्ष स्तरीय वार्ता के बाद लिया गया। तीनों देशों के नेताओं ने बातचीत के बाद एक संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए। हमने बहुत गहन चर्चा की और लगभग 4 घंटे के बाद हम सहमत हो गए। हम सब अब एक साथ हैं, भले इसके लिए हमें समझौता करना पड़ा। यह एक बहुत ही जरूरी समझौता था। समझौते के मुताबिक दोनों नॉर्डिक देश पीकेके और अन्य कुर्द लड़ाकों के खिलाफ जंग में तुर्की के साथ पूरी तरह से सहयोग करेंगे। गौरतलब है कि प्रतिबंधित कुर्दिश वर्कर्स पार्टी यानी पीकेके ने 1984 से ही तुर्की के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है। तुर्की और उसके पश्चिमी सहयोगी देशों ने इसे आतंकवादी संगठन का दर्जा देकर प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा दोनों देश तुर्की को हथियारों की डिलीवरी पर लगाए गए अपने प्रतिबंधों को हटाने पर भी सहमत हुए हैं। वहीं त्रिपक्षीय समझौते पर नाटो महासचिव जेंस स्टोलनबर्ग ने बताया कि अब हमारे पास एक समझौता है जो स्वीडन और फिनलैंड की नाटो की सदस्यता को सक्षम करता है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अब हमारे पास एक समझौता है जो कि फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त करता है। तुर्की, फिनलैंड और स्वीडन के पास एक ज्ञापन है जो हथियारों के निर्यात और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सहित तुर्की की चिंताओं को हल करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिनलैंड, स्वीडन और तुर्की के इस समझौते पर बधाई दी है। जो बाइडेन ने ट्वीट करके लिखा, त्रिपक्षीय ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए फिनलैंड, स्वीडन और तुर्की को बधाई। फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमारे गठबंधन को मजबूत करेगा और हमारी सामूहिक सुरक्षा को मजबूत बनाएगा। इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन को आड़े हाथों लेते हुए कहा, स्वीडन और फिनलैंड की नाटो दावेदारी के साथ ही गठबंधन अब और अधिक मजबूत हो रहा है। यह कई मायनों में एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन है। हमारे पास पहले से ही 2 नए सदस्य आ रहे हैं, फिनलैंड और स्वीडन। हमारे गठबंधन के लिए यह एक बड़ा कदम है। साथ ही फिनलैंड के राष्ट्रपति ने भी इस त्रिपक्षीय समझौते पर खुशी जताई और इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि जल्द ही दोनों देश नाटो गठबंधन में दिखाई देंगे। यह फिनलैंड और स्वीडन का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। हम बहुत खुश हैं कि उन्होंने नाटो में शामिल होने का फैसला किया है। हमें उम्मीद है कि इसका जल्द फैसला होगा।
अब नाटो के सम्मेलन में दोनों देशों की दावेदारी पर अंतिम मोहर लगना बाकी है। नाटो संधि के अनुसार किसी भी सदस्य देश पर हमले को सभी सदस्य देशों के खिलाफ हमला माना जाता है। साथ ही गठबंधन द्वारा इसका माकूल जवाब दिए जाने का भी प्रावधान है। जहां तुर्की का यह कदम स्वीडन और फिनलैंड को राहत देगा, तो वहीं फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने से उत्तरी यूरोप में अब रूस की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और वहीं रूस यूक्रेन जंग को 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और ये अभी भी जारी है। इस बात की भी कोई उम्मीद नहीं नजर आती कि जल्द ये जंग थमेगी, क्योंकि एक तरफ तो रूस हमले पर हमले कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन पलटवार करने में पीछे नहीं है। बीते दिन रूस ने यूक्रेन में भीड़भाड़ वाले एक मॉल पर मिसाइल से हमला किया, जिसके बाद तबाही का एक और मंजर यूक्रेन में नजर आया। इस मंजर को देख यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर आतंकवादी राष्ट्र होने का आरोप लगाया है। नाटो देशों के सम्मेलन के बीच रूस ने यूक्रेन के कई ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया है। यूक्रेन के क्रेमेंचुक स्थित भीड़भाड़ वाले शॉपिंग मॉल पर रूस के मिसाइल हमले के एक दिन बाद भी तनाव व्याप्त रहा। सड़कों पर मलबा फैला हुआ है और धुआं अब भी लोगों की आंखों में चुभ रहा है। मॉल पर मंगलवार को हुए इस हमले में 18 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 20 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। वहीं कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं। रूस ने नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने से लगातार इनकार किया है। रूस ने यूक्रेन के माइकोलाइव के पास भाड़े के विदेशी सैनिकों के एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र को निशाना बनाने का भी दावा किया है। यूक्रेन की राष्ट्रीय आपातकालीन सेवा ने बताया है, रूस ने 5 मंजिला आवासीय इमारत को निशाना बनाया है, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। रूसी सशस्त्र बलों ने यूक्रेनी क्षेत्र में सैन्य सुविधाओं पर हमला जारी रखा है। रूस की वायुसेना ने 4 कमांड पोस्ट को नष्ट कर दिया है। साथ ही माइकोलाइव के पास विदेशी भाड़े के सैनिकों के प्रशिक्षण केंद्र को भी नुकसान पहुंचाया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस पर आतंकवादी राष्ट्र होने का आरोप लगाया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए उन्होंने क्रेमचुक के शॉपिंग मॉल पर हुए हमले की जांच के लिए यूएन महासचिव के विशेष प्रतिनिधि या एक पूर्ण आयोग को भेजने का आग्रह किया है। मॉल पर हुए हमले की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष प्रतिनिधि और एक आयोग को भेजने की मांग करता हूं। संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र रूप से सभी सूचनाओं का पता लगा सकता है और देख सकता है कि यह वास्तव में एक रूसी मिसाइल हमला था। वहीं संयुक्त राष्ट्र में रूस के उप राजदूत ने सुरक्षा परिषद को बताया कि वीडियो के माध्यम से यूक्रेनी राष्ट्रपति की उपस्थिति ने इस संस्था के अधिकार को कम किया है। उन पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को धूमिल करने का आरोप है। रूस ने यूक्रेनी राष्ट्रपति के सुरक्षा परिषद के संबोधन को पश्चिमी देशों के प्रोपेगेंडा का मोहरा बताया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को नाटो शिखर सम्मेलन के प्रतिभागियों से अधिक हथियार प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए एक दूरस्थ पीआर जनसंपर्क अभियान के लिए एक मंच में नहीं बदलना चाहिए। युद्ध के बीच इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता को फिर से शुरू करने और वैश्विक बाजारों में अनाज के निर्यात के तरीकों का पता लगाने की उम्मीद के साथ बुधवार को कीव पहुंचे। विडोडो ने युद्धग्रस्त इरपिन का दौरा भी किया। रूस जाने से पहले वो यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। आज मैंने इरपिन का दौरा किया। यह बहुत दुख की बात है कि बहुत सारे घर और बुनियादी ढांचा टूट गया है। हमें उम्मीद है कि युद्ध के कारण कोई अन्य यूक्रेनी शहर तबाह नहीं होगा। इस बीच यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा ने ईयू के देशों में शरण लेने वाले करीब 62 लाख शरणार्थियों की मदद के लिए क्षेत्रीय विकास निधि में 3.5 बिलियन यूरो उपलब्ध कराए हैं। इस साल और अगले वर्ष वित्त पोषण के रूप में यूरोपीय संघ के देशों, स्थानीय अधिकारियों और नागरिक समाज समूहों को पैसे का भुगतान किया जाएगा। मौजूदा साप्ताहिक भत्ते को 40 यूरो से बढ़ाकर 100 यूरो कर दिया गया है। और इसी के साथ खबर दुनिया की में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team
of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. शीतल टैंक्स के साथ करिए जल सुरक्षा की तैयारी, क्योंकि जल सुरक्षित तो कल सुरक्षित। शीतल वाटर टैंक्स। मैं हूँ यूपीएल का स्वीप पावर। मैं उन आविष्कारी तत्वों से संपन्न हूँ जो कि हर प्रकार के खरपतवारों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। यूपीएल का स्वीप पावर एक बहुआयामी खरपतवार नाशक है जो जिद्दी से जिद्दी खरपतवारों पर जल्द नियंत्रण करता है। यूपीएल का स्वीप पावर सबसे सुरक्षित, सबसे असरदार। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। चल भाई झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। नवजात शिशु को पहले 6 महीने तक माँ के दूध से सारा जरूरी पोषण मिल जाता है, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी पोषण की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। 6 महीने से 2 साल तक माँ के दूध के साथ साथ बच्चों को अन्य खाद्य चीजें भी देना आवश्यक है। कॉम्प्लीमेंट्री भोजन देते समय खाद्य सुरक्षा के इन पहलुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री को अच्छे से धो लें, जैसे दाल, चावल, सब्जी, फल इत्यादि। बच्चे को उबला हुआ पानी ही देना चाहिए और उसके भोजन को भी उबले हुए पानी से ही तैयार करना चाहिए। भोजन बनाने और खाने से पहले माता पिता और बच्चों के हाथों को साबुन से धोना चाहिए। ये कीटाणुओं द्वारा भोजन के दूषण व उससे बच्चों में होने वाले दस्त या डायरिया से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। जहाँ तक संभव हो बच्चों को ताज़ा खाना ही दें। साफ बर्तन के इस्तेमाल करने से भोजन में कीटाणुओं की रोकथाम की जा सकती है। बच्चों को दूध पिलाने के लिए साफ कटोरी और चम्मच का इस्तेमाल करिए। इन बातों का रखो ध्यान ताकि बच्चे रहें स्वस्थ और खुशहाल। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। नमस्ते बेटे। आंटी आप ही को मिस कर रहे थे। अमित कहाँ रह गया बेटे? आता ही होगा। सॉरी छोड़ो, गिफ्ट क्या है? लाया हो ना, एक बर्थडे गिफ्ट में कई बर्थडे गिफ्ट्स। वो कैसे? LIC की धनरेखा पॉलिसी, गारंटीड बेनिफिट्स, मनी बैक, मैच्योरिटी पे फुल पे आउट और सिर्फ हाफ टर्म तक का प्रीमियम पेमेंट। अब फिर पत्नी जी इसके साथ जो चाहे करे, ज्वेलरी शॉपिंग, हाउस रेनोवेशन, हॉलिडे। और उसके लिए तो टाइम पे आओगे ना? गारंटी। LIC धनरेखा, खुशियों का तोहफा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब बात करते हैं यूरोप की। दुनिया में तमाम ऐसे देश हैं जो हर साल सूखे की मार झेलते हैं और उन्हीं देशों में एक देश है इटली, जिसे भीषण सूखे की मार झेलनी पड़ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, दरअसल इटली में इस सूखे की मार ने बीते 70 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे में वहां के किसानों के सामने एक बड़ी विपदा आ खड़ी हुई है कि वो अपना जीवन यापन अब कैसे कर पाएंगे। और आपको बता दें कि ये जो हालात हैं वहां पर वो काफी दयनीय बने हुए हैं और ऐसे में इन हालातों को मद्देनजर रखते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एशिया की। इन दिनों जापान भीषण गर्मी से बेहाल है। बुधवार को लगातार 5वें दिन जब जापान ने भयंकर तापमान का जापान ने सामना किया,
हालात इस कदर खराब हैं कि राजधानी टोक्यो ने जून के महीने के करीब 150 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। यही नहीं, इतनी गर्मी में जापान को बिजली भी ठीक से नहीं मिल पा रही है। पिछले 4 दिनों में तापमान लगातार 35 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है। जून के महीने में 1875 से अब तक रिकॉर्ड किया गया सबसे ज्यादा ये तापमान था। ये हीट वेव फिलहाल कम होने वाली नहीं है। ऐसे में जापान के मौसम विभाग ने तापमान के अभी 36 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान लगाया है। और आइए अब बात करते हैं अफ्रीका की। पिछले कई महीनों से कोंगो का उत्तरी किवू प्रांत नस्ली हिंसा से जूझ रहा है। हालांकि यह समस्या यहां कोई नई नहीं है, बल्कि बरसों से यह प्रांत नस्ली हिंसा का शिकार होता रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में यहां के लोग एक बार फिर से तमाम समस्याओं के बोझ तले दबे हुए हैं। दरअसल यहां विद्रोही गुट M23 लगातार हमलावर है और इस लड़ाई से रवांडा मूल के लोगों की जिंदगी दुश्वार होती जा रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और इसी के साथ फिलहाल खबर दुनिया की में अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।